Good morning, students. Today is the last day of agriculture chapter, and I have written almost 30 questions for you. The question number 10 is that what is horticulture? Name the fruits grown in India. देखिए हॉर्टिकल्चर क्या है और उस फ्रूट्स का नाम बताना है जो भारत में ग्रोथ जिसका ग्रोथ होता है। देखिए द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। देखिए मतलब फल और सब्जियों को कल्टिवेट करने की जो अभ्यास होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, जिससे फलों की बागवानी भी कहा जाता है हिंदी में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। भारत जो है भारत में सबसे अधिक फ्रूट्स और वेजिटेबल का उत्पादन होता है। अगर विश्व में आंकड़ा निकाला जाए तो सबसे अधिक इंडिया में होता है उत्पादन फल और सब्जियों का। देयर आर फ्लाइंग फ्रूट्स ग्रोन इन इंडिया। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने फ्रूट्स का नाम बताया है जो भारत में उगाए जाते हैं स्टेट वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंगोज। देखिए मैंगोज जो है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रूट्स है जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी और वेस्ट बंगाल में होता है। ऑरेंजेस, नागपुर, चेरापूंजी, नागपुर जो है ऑरेंज के लिए फेमस है। बनानास, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बनाना जो है आपको केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे क्षेत्र में उगाया जाता है। लीची एंड गुआवा, यूपी और बिहार दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे लीची और गुआवा होता है। एप्पल्स, पेयर्स, एप्रिकॉट एंड वॉलनट, ये चारों चीज़ जो है आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है, जिनका बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे विश्व में। पाइनएप्पल मेघालय में होता है और ग्रेप्स जो है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। देखिए मतलब वो 4 इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स का नाम बताना है जो भारत में होते हैं और किसी एक का डिस्क्राइब करना है। तो कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री। ये चार जो है कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स हैं जो भारत में होते हैं। आइए बात करते हैं कॉटन के बारे में। कॉटन को जो है वो भारत में ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत का तीसरे नंबर पर सबसे अधिक उत्पादन होता है कॉटन का पूरे विश्व में। मतलब विश्व में तीसरे नंबर पर आता है भारत, जहाँ पे कॉटन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ब्लैक सोइल इज सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। इसके ग्रोथ के लिए ब्लैक सोइल काफ़ी अच्छा माना जाता है। इट्स रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट एंड फॉल और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। इसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, हल्के वर्षा या सिंचाई की आवश्यकता होती है, और 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। और ब्राइट सनशाइन जो है इसके ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। ये खरीफ क्रॉप है और इसके मैच्योर होने में लगभग ये 6-7 महीने का टाइम लेता है, तब जाकर ये तैयार होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है कॉटन के। नेम द क्रॉप विच इज यूज्ड एज फूड एंड फॉडर। व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। नेम द मेजर एरियाज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। देखिए उस क्रॉप का नाम बताना है जिसका यूज हम लोग फूड के तौर पर भी करते हैं और फॉडर के लिए भी करते हैं। इसकी क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन है, इसकी वृद्धि के लिए वो लिखना है, और ये कि उनके उत्पादक क्षेत्रों का भी नाम बताना है। तो आइए बताता हूँ मैं। मैज इज यूज्ड एज फूड एंड फॉडर, इट इज ए खरीफ क्रॉप। देयर आर फ्लाइंग ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ मैज। देखिए मैज जो है मकई, वो आपको फूड और फॉडर के तौर पे यूज में आता है। यह खरीफ क्रॉप है और इसके कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन मैंने लिखवाया है। सबसे पहले बात करूँ क्लाइमेट का। क्लाइमेट जो है इसमें लगभग 140 दिन जो है वो फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए, और सॉइल टाइप जो है या ऑल एरियल सॉइल में काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करता है। टेम्परेचर जो है इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, और रेनफॉल जो है वो 60 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और भी जैसे
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने नहीं लिखवाया। जैसे क्वेश्चन आता है नेम द मोस्ट स्टेपल फूड ऑफ इंडिया एंड राइट इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड राइट ऑल्सो द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इट्स ऑफ दिस क्रॉप। जैसे कि आपको पता है राइस, तो मैंने आपको नोट्स के थ्रू बताया है राइस के बारे में, राइस कहाँ पाया जाता है, राइस का ज्योग्राफिकल कंडीशंस, वीट के बारे में लिखवाया है। तो ये सारी चीज़ जो भी आपको नोट्स में लिखवाया है शुगर केन के बारे में भी, वो सब आप लोग याद कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और फिर इसके अलावा और क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर कमर्शियल फार्मिंग, इसके बीच डिस्टिंग्विश आता है, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप्स। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने लिखवाया है। आप मैंने जो नोट्स करवाया आप उसे याद कर लेना ताकि आपके लिए अच्छा होगा। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? देखिए इंडियन एग्रीकल्चर के बेसिक फीचर्स क्या है। देयर आर फॉलोइंग बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर इज मेनली डिपेंड्स ऑन द अराइविंग ऑफ मानसून। इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो आपको मानसून के आगमन पर आश्रित होता है। मैक्सिमम फार्मर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। अधिकतर किसान जो है वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में नहीं जानते या फिर उससे अवगत नहीं है। इंडियन फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एचआईवी। इंडियन फार्मर जो है वो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं और एचआईवी का यूज करते हैं। मोर देन 60% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। 60% से अधिक पॉपुलेशन जो है भारत की वो आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। इन इंडिया एनिमल्स आर ऑल्सो प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन वेरियस काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। और भारत में पशु भी जो है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है अलग प्रकार से। जैसे कि बैल का काम क्या होता है, हल की जुताई करना, फिर गाय के जरिए हम लोग ये डेयरी फार्मिंग्स करते हैं, घोड़ा, ये सारे एनिमल्स जो हैं बहुत ही अहम भूमिका निभाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। ओके, थैंक यू। तो ये था हमारा आज एग्रीकल्चर का लास्ट डे, और कल से मैं आपको सिर्फ चैप्टर 2 फर्टिलाइजर पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।